दसम वर्ग के सभी विद्यार्थियों, फिर से आपके सामने आपका सहयोगी सत्यम वत्स सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के वीडियो के साथ आपके समक्ष आया हूं। मेरे प्यारे टेंथर्स, मैं जो पहला चैप्टर आपका था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर को मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया, रिवाइज करवाया। इसी रिवीजन सीरीज का अगला पड़ाव के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और सेकेंड चैप्टर जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है, आज हमारी ये कोशिश होगी कि आपके इस एक वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकूं। अगर यदि कुछ बचा हुआ रह जाता है क्वेश्चंस को लेकर के, कोई डाउट वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। आपके कमेंट की हमें शीघ्रतापूर्ण प्रतीक्षा भी रहेगी और उसे शीघ्र से शीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हमें अवसर भी मिलेगा। इसलिए वे सभी विद्यार्थी जिन तक ये वीडियो पहुंच पा रही है और जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, वो इसे और भी जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पूरे सेशन में पढ़ाई बहुत कम की और वो अब ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से पढ़ूं, तो of course there are lots of channels on YouTube and which are working very well, but उनमें उन चैनल्स के अलावा मैं भी एक हिस्सा हूँ। इसलिए आपको यदि लगे कि ये बेहतर है तो आप जरूर मुझसे कनेक्ट होने का कोशिश करें। आते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए, आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसिड्स और उसके टाइप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे एसिड्स एंड इट्स टाइप लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि हम बेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, सिर्फ एसिड्स ही नहीं बल्कि हम यहाँ पे बेस के ऊपर भी बात करेंगे। एसिड्स एंड बेस, एसिड्स और बेस का टाइप। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, indicators, pH value and its uses in our daily life, salts and its types and some common salts and their uses। तो ये सारी बातें हम लोग बारी बारी से करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। एसिड्स कहते किसको हैं? हम लोग अपने डेली लाइफ में कोई भी ऐसा सब्सटेंस खाते हैं जिसमें कि खट्टापन या कड़वापन का स्वाद आता हो, यानी कि विच कंटेन्स sour in taste or might be it has in bitter in taste, it simply means that that food material contains either of acids or a base. If it is sour in taste, then it simply means that it contains some kinds of acid, and if it is in bitter in taste, then it simply means that it contains base. So उसी के ऊपर हम लोग आते हैं। यहाँ पे आप कोई ये पाई चार्ट टाइप का कुछ दिख रहा है, तो आप ऐसे याद रखिए ए बी एल, ए के बाद बी आता है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखें कि सबसे पहला थ्योरी अरहेनियस ने दिया, बाद में ब्रॉन्स्टेड ने दिया और उसके बाद में लेविस ने दिया। तीनों ने आकर के क्या क्या कहा उसको आप समझिए। एज पर द अरहेनियस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस those substance which dissociates का मतलब होता है टूटना, which dissociates their H plus ions in presence of water, जो पानी की उपस्थिति में अपने में से H प्लस आयन को रिलीज करता हो, अपने में से H प्लस आयन को तोड़ता हो, उसको आप एसिड कहते हैं। किनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? अरहेनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल HCl है,
और इसको आप वाटर के साथ कांटेक्ट किए तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, और यही H प्लस जब H2O के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसी को आप बोलते हैं कि ये हाइड्रोनियम आयन बना दिया। इसको आप क्या कहते हैं कि ये हाइड्रोनियम आयन बना दिया। हाइड्रोनियम, इसको छोड़ दीजिए, यहां देखिए हाइड्रोनियम आयन। यदि हम किसी बेस की बात करेंगे जैसे कि NaOH, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही यदि हम बेस की बात करें तो बेस आर दो सब्सटेंस जो कि क्या देगा, which dissociates OH minus ions, OH minus ion in presence of water। कुछ ऐसे बेस हैं जो कि पानी के साथ घुलते हैं, उसको हम लोग अल्कली बेस कहेंगे, और ज़्यादातर बेस पानी के साथ नहीं घुलते हैं, उसको हम अल्कली बेस का नाम नहीं देंगे, वो सिर्फ बेस है। जैसे NaOH, KOH, ठीक है, ये सारे अल्कली बेस कहलाएंगे। अल्कली बेस क्यों? क्योंकि दे डिजॉल्व इन वाटर, दे डिजॉल्व इन वाटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा भैया, H प्लस आयन डिसोसिएट कर रहा है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है ना। न्यूट्रॉन तो जनरल हाइड्रोजन में होता नहीं है, इसलिए अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो यानी उसके पास बचा क्या है, सर, एक प्रोटॉन बचा है। इसका सिंपल मतलब है कि देखिए एसिड क्या रिलीज कर रहा है, यानी H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, यानी इसको हम अदर लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। यानी कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि कोई सब्सटेंस कोई प्रोटॉन को रिलीज करता हो, लूज करता हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप एसिड का नाम देंगे। और कोई बेस यदि उसी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच रहा हो तो आप उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको बेस सब्सटेंस का नाम देंगे। यानी जो प्रोटॉन को गेन करेगा वो बेस होगा, और जो प्रोटॉन को लूज करेगा वो आपका एसिड होगा। लेविस के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? लेविस के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि इसका उल्टा आ जाइए, जो प्रोटॉन को लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो प्रोटॉन को गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा? बेस। और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? यानी कि एसिड्स। ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि लेविस के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन हो गया भाई, कि जो वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो वो एसिड हो सकता है, और वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो वो बेस हो सकता है। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, आप फर्दर क्लास में पढ़िएगा, सारे इस तरीके की चीजें आपको निकल कर आएंगी। तो एसिड्स क्या हो गया? एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज पर योर सिलेबस। आपके सिलेबस में सिर्फ अर्हेनियस का डेफिनेशन। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडिकेटर्स, सॉरी, या इंट्रोडक्शन खत्म है, अब हम लोग इंडिकेटर्स और उसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो जहां पहले सबसे पहला सवाल कि इंडिकेटर्स होता क्या है, तो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स सॉरी indicators are those substance which indicates the presence of
acids or a base inside the given कंपाउंड या सब्सटेंस भी कह सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स कलर, बाय चेंजिंग इट्स कलर। हो गया। अब इसके टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन आ जाएगा भैया? लिटमस, लिटमस से ही लिटमस पेपर बनता है, लेकिन जब हम लिटमस की बात करेंगे तो ये नेचुरल है। कहाँ से लीजिएगा आप? ये लाइकेन प्लांट से निकलता है, डाई के फॉर्म में रहता है, कलर के फॉर्म में। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर क्या है भैया? टर्मेरिक, टर्मेरिक। तीसरा क्या है भैया? तीसरा है आपका रेड कैबेज। ये सारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस से लिटमस पेपर बनेगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। एसिड्स की जब हम बात करते हैं ना बच्चा, तो एसिड्स को ज़्यादा खतरनाक माना गया है, और जो डेंजरस सिंबल होता है, साइन होता है, डेंजरस साइन का, सॉरी, डेंजर का कलर रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? रेड से। तो सिंपल बात है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। कब? जब आप इसको एसिड में डिप करेंगे। और बेस यदि होगा तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, यानी वाइस वर्सा है। यहाँ टर्मेरिक क्या करता है? टर्मेरिक सिर्फ बेस के अंदर में रेड, टर्मेरिक का जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेड कैबेज क्या करता है? रेड कैबेज भी कलर चेंज करता है, किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन, और आपका क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फेनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं। फेनोफ्थिलीन की जब हम बात करेंगे तो एसिड्स में, और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेस। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल फेनोफ्थिलीन की बात कीजिएगा तो वो आपको कलरलेस दिखेगा। फेनोफ्थिलीन का कलरलेस होता है, और पहले से ये कलरलेस रहेगा, और एसिड के प्रेजेंस में भी ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब आप बेस में इसको डालेंगे तो ये आपको पिंक कलर दे देगा, पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो एसिड में ये भी रेड कलर देता है, और बेस में इसको डालिएगा तो ये येलो कलर दे देगा। ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों सिंथेटिक है, याद रखिएगा इसको। एक और आता है, ठीक है, उस पे हम लोग आते हैं अभी। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे अगला, अगला हम लोग बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब है जिससे कि आप एसिड या बेस डालें तो उससे उसका स्मेल इफेक्ट होता हो। ठीक है ना? यानी कि द इंडिकेटर्स which vanish their smell in presence of acids or base are called olfactory indicators। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कौन कौन है? अनियन हो गया, वेनिला हो गया, क्लोव हो गया। इन सब पे जब आप बेस डालिएगा, ये एसिड पे नहीं करता है, बेस जब आप डालिएगा तो ये अपना स्मेल
या जिसको आप ऑर्डर भी बोलते हैं, ये अपना स्मेल या ऑर्डर को गायब कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज olfactory indicators. So olfactory indicators are those which in presence of acids and base it vanishes their smell. गायब कर लेता है अपना, प्याज जैसा गमकता है ना, वो उसका गमक ही उसका जो गंध होता है वो गायब हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। बहुत सारे डाइज या बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके इसको बनाया गया है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। क्या क्या? जैसे आप ये लिख सकते हैं मिक्सचर के अंदर में, वेट 1 सेकेंड, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के तहत ये भी लिख सकते हैं मिथाइल ब्लू, ठीक है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू भी रहता है, थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, ये सब मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया जाता है, फिनोफ्थेलिन। यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ different indicators which gives different colors at different pH value, या different colors at different kinds of acids and base are known as universal indicator. So universal indicator, it is a mixture of different indicators and which gives, क्या देगा ये? and which gives different colors at different pH value. ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे उसका आप देख रहे होंगे जिसका पीएच मान लगभग 1 के आसपास रहेगा, तो 1 के आसपास रेड कलर आएगा, 2 पे हल्का पिंक हो जाएगा, 3 पे ऑरेंज, 4 पे बिगी बोलते हैं, 5 पे येलो, 6 पे ग्रीन, 7 पे भी लगभग ग्रीन से थोड़ा हल्का डार्क ग्रीन हो जाएगा, 8 पे और डार्क ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो ये पहले ब्लू होगा, फिर डार्क ब्लू होगा, फिर वॉयलेट और पर्पल में चेंज हो जाएगा। 14 पे जाते जाते ये अपना कलर, अगर आप मान लीजिए कोई वैसा जैसे NaOH है तो NaOH का पीएच वैल्यू 14 है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब आप, वो भी मतलब लिटमस पेपर के जैसा रहता है, जब आप NaOH में डिप कीजिएगा तो वो पर्पल कलर दे देगा। यदि आप मान लीजिए लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसका पीएच वैल्यू 2 के आसपास रहता है या फिर 3 के आसपास रहता है, 2.8 इस तरीके से, तो ऑरेंज कलर दे देता है वो। तो आप क्या देखें कि यानी एक ऐसा भी इंडिकेटर है जो किसी भी प्रकार के एसिड और किसी भी प्रकार के बेस को स्ट्रेंथ को बता सकता है। थैंक यू। तो इंडिकेटर यहीं पे हमारा समाप्त, एकदम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पीएच होता क्या है और पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या, पीएच एंड पीएच वैल्यू। पीएच की जब हम बात करेंगे तो पीएच का मतलब है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजीनिया या पोटेंजिया ऑफ हाइड्रोजीनिया। इसका मतलब पोटेंजिया लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी चाहे वो एसिड हो या बेस हो, दोनों के स्ट्रेंथ को हम हाइड्रोजन आयन से ही कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए जब हम पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम यही लिखते भी हैं कि लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन 1/H+ है, चाहे वो एसिड का हो या बेस का हो, सबका पीएच वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ OH आएगा तो OH का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पीएच स्केल को सबसे पहली बार डेवलप किया गया सोरेनसन के द्वारा, सोरेनसन, ठीक है। पीएच स्केल है क्या? इट शोज द pH value
of different substance in between 0 to 14, 0 से लेके 14 तक में ये सारे pH वैल्यू के सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप देख लीजिए, ये 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 7 पे आपका न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस जो कि ना ही एसिड है ना ही बेस है, उसी को आप 7 का नाम देते हैं। ये आपका 13 है और ये आपका 14 है। तो देखिए, न्यूट्रल से पहले पहले तक, ये न्यूट्रल जो 7 वाला पोर्शन है, इससे पहले पहले तक सारा एसिडिक प्रॉपर्टी है। जितना कम पीएच वैल्यू जितना कम, एसिडिक प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा। सिंपल सा बात, ठीक है। पीएच वैल्यू जितना बढ़ता चला जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी 14 पे आपका NaOH लाइज करता है। एक कुछ चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे कि अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में भी पीएच का बहुत जगह पे यूज है। पीएच यूजेज इन आवर डेली लाइफ। टूथ डिकेइंग होता है ना, दांत सड़ता है। क्यों सड़ता है दांत भाई? इसलिए क्योंकि रात में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे दांत में फंसा रह जाता है, और वही खाना बाद में जा करके जो बैक्टीरिया जमा वो खुद को डिकम्पोज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है, या टेथ के ऊपर एसिड जमा हो जाता है। वही एसिड टेथ को सड़ाने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह टूथब्रश लगाते हैं, टूथपेस्ट से टूथब्रश को रगड़ते हैं, रब करते हैं, सो दैट कि वो एसिड का प्रभाव खत्म हो जाए। ठीक है, तो टूथ डिकेइंग होता है हमारी डेली लाइफ में पीएच के कारण। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसका ग्रोथ सॉइल के पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कॉमन प्लांट या लीफ प्लांट के जो लीफ हैं, जो कि अगर आपके बॉडी में टच हो जाएगा तो आपको इरिटेशन महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें भी एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको पेन काउज करता है। आंट या बी है, वो भी अगर कहीं पे काट लेता है तो आप क्या करते हैं कि आपको इरिटेशन या पेन होता है। क्यों? क्योंकि आंट या बीज में बी एसिड पाया जाता है। कौन सा? मिथेनोइक एसिड, या जिसको आप क्या नाम देते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे? वैसे जगह पे जहाँ पे कि आपको आंट या बीज आपको कट किया, यानी आपके शरीर में वो फॉर्मिक एसिड डाला है। इसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के आधार पे आप एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो CH3COOH, HCOOH, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये सारे टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। और मिनरल एसिड में HNO3, H2SO4, ठीक है ना, आपका और क्या है? HNO3, H2SO4, HCl, H3PO4, H2CO3, ये सारे मिनरल एसिड है। कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड है। जितने भी मिनरल एसिड है, जिनमें कि अगर मान लीजिए उनके पास एक हाइड्रोजन आयन है, वो भी आयन उसने डिसोसिएट कर दिया, तो यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसी के पास 2 हाइड्रोजन आयन है और उसने दोनों ही हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट किया वाटर के प्रेजेंस में, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन किसी के पास 3 हाइड्रोजन आयन है और वो एक ही डिसोसिएट कर रहा है, तो वो वीक एसिड है। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। रिएक्शन विद मेटल की जब हम बात करेंगे तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं। मेटल यानी जैसे सोडियम हो गया, और एसिड यानी कि HCl हो गया। यानी कि अगर रिएक्शन विद मेटल की बात करें तो मेटल प्लस एसिड मिलकर के आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है।
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, HCl टूट गया H प्लस और Cl माइनस में NaCl माइनस के साथ कंबाइन होकर के NaCl बना दिया और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल गया। इसको भी बैलेंस कर दीजिए तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्या देखा आपने, क्या दिया, क्या दिया आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। कब, जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और भी जैसे जिंक हो गया, इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, क्या मिल जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट सेम मिलता है। जैसे कि देखिए मेटल ले लिए सोडियम, या फिर पहले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। हमने ले लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि NaHCO3 और यहाँ पे रिएक्शन करवाया HCl को, ये क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और जब हम मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे तो Na2CO3, इसका भी रिएक्शन करेंगे तो वही आएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन की जगह वाटर प्लस CO2 गैस। अंतर क्या है दोनों में कि यहाँ का जो वाटर का प्रोडक्ट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा और यहाँ पे वाटर का प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा। किस में ज़्यादा रहेगा वाटर का प्रोडक्ट, जो बाइकार्बोनेट वाला, बाकी कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड का। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिया जिंक ऑक्साइड प्लस में हमने लिया एसिड HNO3, तो ये बना दिया ZnNO3 का होल 2 प्लस वाटर। तो जब हम किसी मेटल ऑक्साइड के साथ किसी एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो आपको वाटर मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि MgO प्लस मान लीजिए यहाँ पे आपका बना H2SO4, क्या देगा, MgSO4 प्लस H2O, ठीक है। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एक और चीज यहाँ जान लीजिए कि जब कोई एसिड किसी वाटर के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन देगा, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन। कैसे, H2O टूट रहा है H प्लस और OH माइनस में, और HCl टूट रहा है H प्लस और Cl माइनस में। तो आप देखिए H2O टूटता नहीं है, H2O ही रह गया, लेकिन ये H2O H प्लस को अपने साथ कंबाइन करके H3O प्लस बनाया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, आपको मालूम है कि मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद एक बेस है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पे भी हम बात नहीं करते हैं और मेटल कार्बोनेट पे भी बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो भी एक तरीके का बेसिक सॉल्ट ही है। चलिए तो किस पे बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि कोई बेस है हमारे पास MgOH का होल 2 मान लीजिए एक बेस है, इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, है ना, MgOH का होल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको जैसे आप पीजिएगा इनो वगैरह जो आता है ना, वो इसी का लगभग प्रोडक्ट बना होता है। इसका रिएक्शन हमने करवाया नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि MgOH का होल 2 है और यहाँ पे हम कर दिए CO2, क्या बना देगा ये, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और प्लस में आपको दे देगा यहाँ पे H2। तो ये है आपका, अगर आप किसी बेस को वापस से आप मेटल के साथ जैसे जिंक वगैरह कुछ हो गया रिएक्ट करवाते हैं, बेस अपने ले लिया NaOH, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट, जैसे ZnO2N2 Na2 ZnO2N2 प्लस यहाँ पे रिलीज हो रहा है आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये है आपका
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, Na2Zn। ठीक, हो गया ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं व्हेन एन एसिड reacts with a base to produce salt। इसी को आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड के तौर पे हमारे पास में है H2SO4 और प्लस में हमारे पास बेस है MgOH का होल 2। क्या देगा ये? देखिए हमारे पास दे रहा है MgSO4 प्लस H2O। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एसिड ले लिए HCl प्लस में एक बेस ले लिए NaOH, तो हमारे पास बना NaCl प्लस H2O। ये सारा क्या शो कर रहा है? यानी कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो मेन प्रोडक्ट के तौर पे आपको सॉल्ट मिलेगा और बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको वाटर मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है pH ऑफ सॉल्ट। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब यह है pH ऑफ सॉल्ट का कि यदि आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और उस स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, तब जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। पहली बात, यदि आप वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा। ठीक है, बेसिक सॉल्ट होगा। जैसे NaHCO3, Na2CO3, ये सब बेसिक नेचर का सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन एसिड ले रहे हैं कमजोर वाला। ठीक है, यदि हम लोग गया स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं, तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कहलाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। इसीलिए वैसे सॉल्ट्स को हम लोग pH ऑफ सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि इस तरीके का बेसिक और एसिडिक सॉल्ट का भी अपना एक pH वैल्यू होता है। न्यूट्रल वाले तो 7 पे लाइज करेंगे ही, लेकिन जो जिस नेचर का होगा वो उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर एसिडिक है तो लेस देन 7 का कोई pH वैल्यू इंडिकेट करेगा, अगर बेसिक है तो मोर देन 7 का pH वैल्यू इंडिकेट करेगा। सिंपल सी बात है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉस्टिक सोडा। अब कुछ कॉमन हम लोग बात कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट है ये सारे, कुछ कॉमन सॉल्ट है जिसके ऊपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ से कि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कॉस्टिक सोडा ये कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है? NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके पास में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन क्या है प्रिपरेशन? when electricity is passed through brine solution। अब brine किसको कहेंगे? brine is the mixture of salt and water। सिंपल सा बात, it is a solution of salt and water that is known as brine solution। when electricity is passed through brine solution, it decomposes with water to produce, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? सो देखिए,
NaOH कहाँ पे करेगा NaOH? नियर टू कैथोड। और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस, ये भी कैथोड के पास, और Cl2 गैस देगा, ये कहाँ पे करेगा? एनोड के पास ही प्रोड्यूस होगा। जैसे आपने लिया NaCl प्लस लिया वाटर और यहाँ दिया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई साहब, क्या प्रोड्यूस हुआ? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये रहेगा कैथोड के पास, ये भी कैथोड के पास, ये एनोड के पास। क्यों ऐसा? सोडियम है पॉजिटिव आयन, तो वो किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बनाता है, तो वो भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड के द्वारा अट्रैक्ट हुआ। लेकिन क्लोरीन कैसा है? वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है, इसलिए उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करवाया। कौन? जो आपका हाइड्रोजन गैस। मे आई होप यू विल अंडरस्टूड। इस प्रोसेस को पूरा नाम दिया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया भी है कि अल्कली बेस उसको कहते हैं जो पानी में डिजॉल्व होता है। तो ये जो बेस बना है ये पानी में डिजॉल्व होने वाला है, इसलिए इसको अल्कली नाम दिया गया है। क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर? तो बाय प्रोडक्ट यहाँ कौन कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, और मेन प्रोडक्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए ब्लीचिंग पाउडर पे बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग, कॉमन नेम है ये, किसका कॉमन नेम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये कॉमन नेम है। फॉर्मूला है इसका CaOCl2। कैसे बनता है ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्लोरीन गैस के साथ सिंपल कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है। लेकिन ये और भी बहुत बड़ा इसका फॉर्मूला है, हम लोग ये बेसिक यूनिट फॉर्मूला को ले रहे हैं, ठीक है। दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा अंतर है, इसको अच्छे से समझिएगा। बेकिंग सोडा क्या है कि ब्राइन सॉल्यूशन में आप अमोनिया गैस को मिला रहे हैं प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला रहे हैं, तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, प्लस में पहले प्रोड्यूस होगा कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और यही कॉस्टिक सोडा इसके साथ कंबाइन करके फर्दर आपको ये दे देगा बेकिंग सोडा NaHCO3। यानी कि बेकिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? ये कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये कॉमन नेम है, जिसको कि आप बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा तो आप बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब प्रिपरेशन ये हो गया इसका प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन जब कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? व्हेन अमोनिया गैस एंड CO2 गैस इज पास थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन, देन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का भी मतलब अभी बताए थे, वाटर प्लस नमक NaCl, इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। बेकिंग सोडा क्लियर? यूजेस जितना भी है थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में अलग अलग सॉल्ट का यूज है। चलिए आते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा पर। वॉशिंग सोडा कॉमन नेम किसका? अच्छा हाँ, एक चीज और, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कब बनेगा? जब आप बेकिंग सोडा को किसी इडिएबल एसिड के साथ, इडिएबल एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, तब जो सोडियम का सॉल्ट यहाँ तैयार होता है और साथ में ये CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। इसी सोडियम वाला सॉल्ट जो यहाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इडिएबल एसिड क्या क्या हो गया, जैसे टार्टरिक एसिड हो गया, कुछ भी डाल देंगे जो खाने वाला जो एसिड है जिससे कि ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो उसके साथ कंबाइन होकर के जो सॉल्ट बनता है वहाँ पे, उसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। साथ में CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, इसीलिए जो पाव वगैरह, पाव रोटी वगैरह जो आप खाते हैं वो इतना स्पंजी क्यों होता है? क्वेश्चन है NCERT का। इसीलिए होता है क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, देन इट रिलीजेस CO2 गैस एंड विच मेक्स द ब्रेड क्या? स्पंजी, ठीक है। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? कॉमन नेम है ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। डेकाहाइड्रेट,
डेकाहाइड्रेट मतलब H2O, ये इसका कॉमन नेम, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। केमिकल नेम इसका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ओके, और क्या होगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा का। हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यदि ये आपके पास है NaHCO3 तो इसको पहले हीट कर दो, हीट करोगे, ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा Na2CO3 और वापिस से इसी को आप रिक्रिस्टलाइज कर दो, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ वाटर, तो यही दे देगा आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पता ही है एज ए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और कुछ इसमें कोई डाउट? अगर ये नहीं है तो वापस ये वाला प्रोसेस यूज कीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस डालिए, क्लोरीन ये CO2 गैस डालिए और फिर बनाइए। ओके, हैव एनी डाउट? नो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम की मदद से बनता है, ठीक है। व्हेन जिप्सम is heated at 373 Kelvin and at 1 atm pressure, then it converts into plaster of Paris. जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसको जैसे आप गर्म करते हैं 373 केल्विन पे और 1 atm प्रेशर पे, तो ये दे देगा आपके पास CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2। ये इसका बाय प्रोडक्ट है और ये आपका मेन प्रोडक्ट है, जिसका कि इस्तेमाल आप टॉय बनाने में, घर के से छत में डिज़ाइन बनाने में, या हाथ या पैर किसी का टूट जाता है तो डॉक्टर्स उसको प्लास्टरिंग करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अभी आपके सामने में ही इसका एग्जाम्पल है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि पानी जब किसी सॉल्ट के साथ जुड़ता है तो उसको वो और ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जब आप उसको हीट देते हैं तो वही वाटर वहाँ से फिर रिलीज होने लगता है और उसी को हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट का नाम देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में कॉपर सल्फेट है और उसको आप चाहते हैं कि वो ब्लू कलर दे, तो यहाँ पे 5H2O का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। अब इसको आप ब्लू विट्रॉल कहेंगे, ब्लू विट्रॉल का नाम देंगे, ठीक है। और यही ब्लू विट्रॉल आपका जो है, यही ब्लू विट्रॉल क्या करता है, यही ब्लू विट्रॉल आपको, अगर आप इसको हीट दे देंगे तो ये H2O यहाँ से उड़ने लगेगा, इसका कलर भी कलरलेस होता चला जाएगा और आप क्या देख रहे हैं, अब हम इसको एनहाइड्रस ब्लू विट्रॉल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वाटर कलर उड़ रहा है। वैसे ही जिप्सम के साथ है, कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा तो इसको और ज़्यादा क्रिस्टल बना दिया, है ना। वाटर में पहले आप क्या सुनते हैं, सिर्फ सॉल्युबल होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, वो और क्रिस्टल बन रहा है। वापिस से जब इसको हम हीट देंगे तो ये देखिए POP बन जा रहा है। तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि जब तक वाटर मॉलिक्यूल है तब तक वो क्रिस्टल है, जैसे वो उसको हीट दे रहे हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकलना शुरू कर दे रहा है। तब जो क्रिस्टल फॉर्म बच रहा है या थोड़ी बहुत जो उसकी हार्डनेस कम हो रही है, उस सॉल्ट को हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट का नाम देते हैं। मे आई होप I will cover all the, sorry, may I hope I covered all the topics of this chapter at minimum cost, जितना कम से कम आपका मेहनत हो पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो पाए। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो को कवर किया। मे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा काबिल हो पाएंगे इस चैप्टर को देखने के बाद। हम इस चैप्टर को एक लास्ट की 2 लाइन पे एंड करना चाहेंगे और वो 2 लाइन ये है,
टेंथर्स के लिए कि किसकी राह ताक रहे हो तुम, जो खास करके अभी तक सोए हुए हैं। किसकी राह ताक रहे हो तुम, कौन तुम्हें जगाने आएगा। किसकी राह ताक रहे हो तुम, कौन तुम्हें जगाने आएगा। यदि जगना है, उठकर सूरज की तरह चमकना है, तो पहले तपना तो पड़ेगा। यदि जगना है, उठकर सूरज की तरह चमकना है, तो पहले तपना तो पड़ेगा। तपो, तभी ज्वाला बनोगे, और जब ज्वाला बनोगे तो अंधकार को दूर करोगे और प्रकाश के पुंज कहलाओगे। इफ यू वांट दैट यू आर द सोर्स ऑफ लाइट, तो पहले खुद को जलाइए, खुद को कन्वर्ट कीजिए उस ऊर्जा में खुद को, और तब आप दूसरे को ऊर्जा दे सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सहयोगी आपको इस चैप्टर के साथ छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।